हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब हमें दिए गए संधारित्रों से कम धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना हो तो हम उन संधारित्रों को श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका संधारित्रों का वो है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम संधारित्रों को किस तरह से जोड़ते हैं? इसमें हम जो संधारित्र होंगे उनकी पहली प्लेट को किसी एक पॉइंट पर और उन सभी की दूसरी प्लेट को किसी एक पॉइंट पर रखेंगे। कैसे हम दो पॉइंट लेते हैं, ये पहला टर्मिनल ए है, ये हमने दूसरा टर्मिनल बी लिया। अब हम इनके बीच में संधारित्रों को इस तरह से जोड़ेंगे कि सभी संधारित्र इनसे जुड़े हुए हों। ये हमने पहले संधारित्र को जोड़ दिया इससे, ये दूसरे संधारित्र को जोड़ा, यहाँ पर हमने इसको तीसरे संधारित्र को जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सभी संधारित्र हैं, यहाँ पर हम तीन संधारित्र ले रहे हैं, तो इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट ए पॉइंट पर जुड़ी हुई है या ए सिरे से जुड़ी हुई है और इनकी दूसरी प्लेट बी सिरे से जुड़ी हुई है। इस तरह से ये जो संयोजन होता है, इस संयोजन को कहते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की धनात्मक या धनावेशित प्लेट किसी एक पॉइंट पर, किसी एक विभव या फिर बिंदु पर जबकि ऋणावेशित प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती है। तो ये तो हुआ समांतर क्रम संयोजन। अब इन संधारित्रों को हमें आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहां पे हमने इनको सभी को एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड एंड दिस इज नेगेटिव एंड। तो ये तो धनात्मक सिरा हुआ और ये ऋणात्मक सिरा। अब जैसे ही हम इस बैटरी से इनको जोड़ेंगे तो यहां से धनावेश जाएगा और लेट ये जो धनावेश यहां से जा रहा है ये है प्लस क्यू, यहां से प्लस क्यू आवेश जाएगा। लेकिन जैसे ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो इसके पास में तीन रास्ते हो जाएंगे। तो कुछ आवेश इधर चला जाएगा, कुछ आवेश इधर चला जाएगा और कुछ आवेश इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका आवेश है वो तीनों संधारित्रों पर समान नहीं होगा, वो कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो लाइक यहाँ आने वाला आवेश है Q1, यहाँ आने वाला आवेश है Q2 और यहाँ आने वाला आवेश है Q3, लेकिन बाद में इधर वही Q आवेश। तो इस तरह से जो हम श्रेणीक्रम संयोजन में देख रहे थे कि आवेश का मान तीनों संधारित्रों पर समान होता है, वो समांतर क्रम संयोजन में समान नहीं रहता। यहाँ पर आवेश का वितरण हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी धनात्मक प्लेट होगी और ये ऋणात्मक प्लेट, ऐसे ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव। इस तरह से ये तीनों संधारित्रों की प्लेटें हुई। आवेश हो गया Q1, Q2, Q3 और इनकी धारिताएं हैं C1, C2 और C3, ये अलग अलग। अब बात करते हैं हम विभव की। तो आप देखेंगे कि A और B के बीच का विभवांतर यदि B है तो तीनों संधारित्रों के लिए विभवांतर का मान क्या होगा? तो तीनों संधारित्र A और B के बीच में ही तो जुड़े हैं, तो तीनों के लिए विभवांतर कितना होगा? V होगा, क्योंकि A और B के बीच में विभवांतर है V। तो इस पहले संधारित्र का विभव B, दूसरे संधारित्र का विभव B और तीसरे संधारित्र का विभव भी कितना होगा?
बी होगा। तो जब हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो आवेश समान होता है। ये फर्क होता है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में। तो यहां पर लिखेंगे हम, अब हम 3 संधारित्रों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब इन्हें आवेशित करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी एक बैटरी से जोड़ेंगे, किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। और जैसे ही हम इन्हें बैटरी से जोड़ेंगे तो इस तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट होगी वो धनावेशित हो जाएगी। अब ऐसा करने पर तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर धनावेश आ जाएगा, जबकि दूसरी प्लेट ऋणावेशित होगी। माना, अब हम विभव की बात करते हैं। माना ए व बी के मध्य विभवांतर कितना मान रहे हैं हम? ए व बी के मध्य विभवांतर तो वो है बी है। तो तीनों संधारित्रों के लिए विभवांतर कितना होगा? तो कितना होगा? बी ही होगा, क्योंकि तीनों इसी के ए और बी के बीच में जोड़े हैं तो तीनों का विभवांतर बी हो गया। अब यह तो बात हुई विभवांतर की। अब हम बात करते हैं आवेश की। यदि बैटरी से कैपिटल Q आवेश संधारित्र की प्लेटों पर जाता है तो इसका तीनों संधारित्रों के लिए वितरण हो जाएगा एवं अलग अलग मात्रा में आवेश तीनों संधारित्रों पर पहुंच जाएगा। तो अब जो आवेश था वो इन तीनों संधारित्रों पर पहुंच गया, जो कितना था? कैपिटल Q। और ये कितनी मात्रा में पहुंचा? तो वो मात्रा देखते हैं। माना
यह Q1, Q2 तथा कितना है Q3 है। तो ये जो कुल आवेश है Q, ये तीनों के टोटल के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहां से Q आवेश गया जो Q1, Q2 और Q3 के रूप में वितरित हो गया। अब यदि हम Q1, Q2, Q3 तीनों आवेशों को जोड़ दें तो वह कुल आवेश कैपिटल Q के बराबर हो जाता है। अब आपने देखा था जो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V, और यहां से हम Q की वैल्यू निकाल तो Q = CV हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और प्रत्येक संधारित्र के लिए देखते हैं। अब जो Q1 होगा वो कितना होगा, तो पहले संधारित्र की धारिता गुना पहले संधारित्र का विभव C × V। तो पहले संधारित्र की धारिता है हमारे पास में C1 × पहले संधारित्र का विभव है V। जो Q2 की वैल्यू होगी वो, तो दूसरे संधारित्र के लिए जो आवेश है उसका मान कैसे निकालेंगे हम, कि दूसरे संधारित्र की धारिता × दूसरे संधारित्र का विभव। इस तरह से हम Q3 की वैल्यू C3 × V निकाल लेते हैं। और जो कुल आवेश है, अब यदि मैं कहूं कि इन तीनों संधारित्रों की जगह हम एक ही संधारित्र प्रयोग करें और उसकी धारिता Cp हो, मतलब पैरेलल के लिए जो कुल तुल्य धारिता होती है हम इसे Cp से लिखते हैं, तो इन तीनों संधारित्रों की जगह हम एक ही संधारित्र रखें और उसकी धारिता Cp हो, तो उसका विभवांतर तो होगा V और इस पर आने वाला कुल आवेश कितना होगा, Q होगा। तो इस तरह से इसके लिए आवेश Q का मान कितना होने वाला तथा तुल्य धारिता Cp वाले संधारित्र के लिए Q = इस तीसरे जो ये हमने अलग से संधारित्र ले रहे हैं इन तीनों की जगह पर, उस संधारित्र की धारिता × उस संधारित्र का विभव। तो उस संधारित्र की धारिता है Cp × उसका भी विभव कितना है, V है। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो Q की वैल्यू जो पुट करेंगे वो होगी Cp × V। अतः Cp × V = Q1 की वैल्यू पुट करेंगे C1V प्लस Q2 की वैल्यू पुट करेंगे C2V प्लस Q3 की वैल्यू पुट करेंगे C3 × B। और जो कॉमन आ रहा है वो आपको B दिख रहा है कि कॉमन क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है यहाँ पर B। और इधर से B कॉमन लेंगे तो इधर आएगा Cp × V = B कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, और V से V कैंसिल आउट तो तुल्य धारिता आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक होता है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आगे चल करके यदि 5, 6, 7 और संधारित्र हैं तो उन सभी को हम ऐसे ऐड करते हुए चले जाएंगे और तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारी लैब के अंदर दो तरह के संधारित्र हैं। एक तो है हमारे पास में 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र और दूसरे हैं 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र। लेकिन हमें 11 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र बनाना है। एक ऐसा संधारित्र बनाना है जिसकी धारिता हो 11 माइक्रोफैराड। तो हमें इन दोनों तरह के संधारित्रों को काम में लेना है और इतनी धारिता वाला संधारित्र बनाना है। लेकिन हम देखा था कि जब हम श्रेणीक्रम संयोजन में इनको जोड़ते हैं संधारित्रों को तब तो धारिता कम मिलती है, लेकिन यहाँ को हमें 11 चाहिए 3 और 4 से, मतलब 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों से 11 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र बनाना है। तो हमें ज्यादा धारिता चाहिए और ज्यादा धारिता के लिए हम देखेंगे कि हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ा हमने, पहले तो लिया 3 माइक्रोफैराड वाला, उसके बाद में दूसरा लिया 4 माइक्रोफैराड वाला। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो गई, तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला है Cp = C1 प्लस C2। तो Cp हो गई C1 की वैल्यू 3 प्लस C2 की वैल्यू 4, तो Cp आ गई कितनी 7। अभी हमें और चाहिए 4, तो एक और 4 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र और जोड़
दीजिए समांतर क्रम में, और इस तरह से इन तीनों संधारित्रों को जोड़ने पर ये हो गया C3, तो C3 भी 4 है, तो 7 + 4 11 माइक्रोफैराड वाला या 11 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र हमने प्राप्त कर लिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हमें दिए गई धारिता से अधिक धारिता वाला संधारित्र बनाना हो तो हम उन संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, और यदि कम धारिता वाला संधारित्र बनाना है तो हम उन संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार लगा के ये लाइन लिख लीजिए, यदि दिए गए संधारित्रों की धारिता से अधिक धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना है तो हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले संधारित्रों की धारिता उस तुल्य संधारित्र की धारिता से कैसी होगी, कम होगी। या फिर यह कहा जा सकता है कि समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर प्राप्त तुल्य धारिता उन सभी संधारित्रों की धारिता से कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का टॉपिक था वो खत्म होता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।